नमस्कार। तो आज वैदिक संस्कृति के वैदिक काल की बात करेंगे कि वैदिक काल में के क्या क्या नोट्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास के लिए अगर शुरुआत से अगर एनसीईआरटीज़ के नोट्स चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, पीछे वीडियोस में जाके आप लोग देख सकते हैं। जीरो से मैंने शुरुआत करी है और आप सारी वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि वैदिक संस्कृति में वैदिक काल की। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? ऋग वैदिक काल का एकमात्र स्रोत क्या है जानकारी के लिए? ऋग्वेद है। इस काल में आर्यों का जीवन कबीलाई प्रकार का था। ठीक है, वैदिक काल को निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी राजनीतिक वैदिक काल की राजनीतिक संरचना की बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में कबीला प्रशासन का केंद्र था। कबीले का प्रमुख प्रशासन तंत्र का प्रधान होता था, वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक था। क्या था? अनुवांशिक था, मतलब जैसे दादा का पिता, पिता का पौत्र, तो इस तरीके से ये अनुवांशिक था। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। राजा एक प्रकार का सरदार था। इसके हाथों में असीमित अधिकार नहीं रहते थे क्योंकि इसे कबायली संस्थाओं से भी परामर्श लेना पड़ता था। तो कबीलाओं के जो प्रमुख थे उनसे भी क्या करना पड़ता था? इसको परामर्श लेना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में कबीलों या कुलों के आधार पर अनेक संस्थाएं बनी थी, जैसे सभा, समिति, विधत और गण। तो याद रखना इन शब्दों को। अच्छा, कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा और समिति दोनों संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए प्रतिरक्षारत रहते थे। ठीक है, समिति में कोई भी व्यक्ति अपना स्पष्ट परामर्श दे सकता था। स्पष्ट होता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। ऋग्वैदिक काल में लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऐसा कोई अधिकारी स्पष्ट नहीं है जो कर वसूलता हो। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से दे देती थी। इस अंश का नाम बलि अर्थात चढ़ावा था। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान ब्राजपति कहलाता था। वहीं परिवारों के प्रधान को जो कुलपा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुलपा। अथवा लड़ाकू दलों के प्रधानों को जो ग्रामणी कहलाते थे, को राजा एक साथ करके युद्ध में ले जाता था। तो मतलब इन सबको इकट्ठा करता था और तब अपने युद्ध में ले जाता था। याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, आरंभ में ग्रामणी छोटी सी कबायली तथा लड़ाकू टोली का मुखिया होता था। देखो, जो मैंने बताया कि वो मुखिया होता था, परंतु बाद में जब ऐसी टोली स्थिरवासी हो गई तब ग्रामणी सभी गांव का मुखिया हो गया और कालांतर में वही ब्राजपति बन गया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ब्रात, गण, ग्राम और सर्ग नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। ठीक है, तो ये हो गए फैक्ट। अब इसकी थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति तो हमने देख ली है। ठीक है, अभी सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ठीक है, कई ऋग्वैदिक राजाओं के नाम से ज्ञात होता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। इसका अनुवाद गोत्र या क्लैन में भी किया जा सकता है। अच्छा, ऋग्वेद में विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। संभवतः विष की लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था तथा वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। अच्छा, रोमन साम्राज्य की भांति ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक परिवार था,
जिसमें पिता मुखिया होता था। इस समाज में लोग सदैव वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों को बार बार आई है। ठीक है, तो सूक्तों में क्या आई है? बार बार आई है, तो याद रखना इस चीज को। स्त्रियों को सभा समितियों में भाग लेने का अधिकार था। वह पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी। विवाह नामक संस्था स्थापित हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष का भी आभास मिलता है। इस काल में बहुपति प्रथा के भी कुछ संकेत मिले हैं। उदाहरण था, मारुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा और सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों अश्विन भाइयों के साथ रहती थी, लेकिन ऐसे उदाहरण अत्यधिक नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास होता है, परंतु इसमें बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो जो जो चीज़ें ऋग्वैदिक काल में मिलती हैं वो सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। इस समय बाल विवाह की चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और प्रतीत होता है कि आर्य भाषा ही गोरे वर्ण के थे। आर्य भाषा ही कैसे थे? गौरे वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। तो गोरे रंग के थे, गौरे नहीं, गोरे रंग के वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक कबायली समाज 3 वर्गों में बंट गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, प्रजा। इस प्रकार का विभाजन ईरान में हुआ था। अच्छा, चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था ऋग्वेद काल के अंत में स्पष्ट होता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जो संभवतः अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। अच्छा, ऋग्वेद के युग में भी व्यवसाय के आधार पर समाज के विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु यह विभेदीकरण अधिक स्पष्ट नहीं था। आरंभ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा समान था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, याद रखना। आर्यों का जनजातीय संघर्ष, अब बात करेंगे आर्यों का जनजातीय संघर्ष के बारे में। तो भारत में आर्यों को दास या दास्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ठीक है, भारत में आर्यों का क्या हुआ? दास और दस्यु आदि, दास को ही दस्यु आदि नाम से स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में वर्णित है कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने शंबर को पराजित किया था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख से मिलता है, परंतु दास हत्या शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं मिलता है। तो याद रखना, आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बस गए। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती दिल्ली के उत्तरी तहत तक पहुंच गए। अच्छा, इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को पराजित किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर, जो एक फेमस नाम है। ठीक है, काफ़ी प्रचलित नाम था उस टाइम पुरंदर। ठीक है, तो वो किसका नाम था? ऋग्वेद में इंद्र को कहा जाता था। अच्छा, परंपरानुसार आर्यों को 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। क्या कहलाता था? पंचजन। भरत और त्रिस्तु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। तो याद रखना, बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अच्छा, भरत और दास राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह दसराज्य युद्ध, 10 राजाओं के बीच युद्ध, दसराज युद्ध के रूप में विदित है। क्या है? 10 राजाओं के बीच क्या कहते हैं? दसराज युद्ध। यह युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुनी नदी के तट पर। इसकी पहचान रावी नदी से की जाती थी। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। ठीक है, अब धार्मिक स्थिति की बात करेंगे इसकी कि धार्मिक स्थिति क्या थी। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। ये बादलों के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं।
अग्नि देवता का स्थान दूसरा है। इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी की जाती रही है। वैदिक काल में अग्नि के देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य भी किया गया था। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, वरुण। वरुण जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है और यह समझा जाता है कि जगत में जो भी घटना होती है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। ठीक है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है और मादक रस का नाम इसी के नाम पर पड़ा है तथा मरुत आंधी के देवता हैं। ठीक है। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात के समय के प्रतिरूप हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना। ठीक है। ऋग्वेद में स्तुति पाठ अधिक प्रचलित था। क्या था? अधिक प्रचलित था। प्रत्येक कबीले का या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। स्तुति पाठ कबीले या गोत्र के लोग समवेत स्वर में करते थे तथा इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या यज्ञाहुति में शाक जो आदि वस्तुएं दी जाती थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये वस्तुएं सिखाते समय अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़ी जाती थी। ठीक है। अब आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि आर्थिक स्थिति के क्या नोट्स होने चाहिए थे। आर्यों ने आरायुक्त पहिया चलाया, जो सबसे पहले कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ईस्वी पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। जब आर्य भारतीय उपमहादेश के पश्चिम भाग में बसे तथा वहां से उन्हें राजस्थान की खेतरी खानों से तांबे की प्राप्ति हुई। ठीक है। ऋग्वैदिक लोगों को खेती की अधिक जानकारी थी। ऋग्वेद की प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। ये फाल लकड़ी के थे। ठीक है, लकड़ी के फाल। अच्छा, ऋग्वेद में गाय और सांड की चर्चा की है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशु चारण कहा गया है। ऋग्वेद की में युद्ध का प्राय गाविष्ट गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वेद काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापारियों के लिए पाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कृषि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुमार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अच्छा, तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। लोहा तथा चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। इसमें नियमित व्यापार होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। आर्य जन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। ठीक है। हरियाणा में भगवानपुरा तथा पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई में उन्हें ऋग्वैदिक कालीन स्थल माना गया है। यहाँ से लोहे की वस्तु के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है। तो ये रह गए आपकी, ये था आपका वैदिक काल के बारे में जो जानकारी, जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी PDF मैं टेलीग्राम में आप लोगों को एक साथ शेयर कर दूंगा, सारी जितनी मैंने अभी तक नहीं करी हैं और जितनी कर दी हैं। ठीक है। तो उसके बाद की जितनी होंगी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।